भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से विकास कर रहा है। देश की एयरलाइन कंपनियों ने 1700 से अधिक नए विमानों के ऑर्डर दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले विमानों के परिचालन के लिए हम एयरपोर्ट्स का विस्तार कर रहे हैं। पिछले एक दशक में देश के एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो गई है। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत को गति देने के लिए हमारे शहरों को फ्यूचर रेडी बनाना आवश्यक है। इस दिशा में मेरी सरकार ने शहरी सुविधाओं का आधुनिकीकरण कर उन्हें एनर्जी एफिशिएंट बनाने पर जोर दिया है। साथ ही नए शहर के विकास के भी नींव रखी जा रही है। मेरी सरकार ने लगभग 28,000 करोड़ रुपया के निवेश से देश भर में 12 इंडस्ट्रियल नोड और शहरों के पास 100 औद्योगिक पार्क बनाने का भी निर्णय लिया है। शहरी यातायात को सुगम बनाने के कार्य लगातार जारी है। दिल्ली, पुणे, ठाणे और बेंगलुरु में मेट्रो प्रोजेक्ट्स और अहमदाबाद भुज रूट पर शुरू हुई नमो भारत रैपिड रेल सर्विसेज विकसित भारत के शहरों का स्वरूप है। कुछ सप्ताह पूर्व ही दिल्ली में रिठारा नरेला कुंडली कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के बड़े सेक्शन में से एक होगा। मेरी सरकार के निरंतर प्रयास से दिल्ली में मेट्रो टूर लगातार बढ़ रहा है। 2014 में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का कुल नेटवर्क 200 किलोमीटर से भी कम था। अब ये बढ़कर दुगुना से भी ज्यादा हो गया। आज मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि भारत का मेट्रो नेटवर्क अब 1000 किलोमीटर के माइलस्टोन को पार कर चुका है। भारत अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। लगभग 8,000 करोड़ रुपया के खर्च से देश में 52,000 इलेक्ट्रिक बस चलाने का भी निर्णय हुआ है। इससे शहरी इलाका में सुगम और स्वच्छ यातायात की सुविधा मिलेगी और अनेक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आसान कनेक्टिविटी और अर्बन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश में 15 रोपवे प्रोजेक्ट्स की योजना पर भी काम हो रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार बहुआयामी एवं समरस सर्वस्पर्शी विकास की नीतियों पर काम करती आई है। इसीलिए मेरी सरकार ने जितना बल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया है, उतने ही सौगन प्रयास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति के लिए भी किए हैं। समाज के हर वर्ग तक सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। अस्पताल, इलाज और सेवा की व्यवस्था के कारण एक सामान्य परिवार में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च निरंतर कम हो रहा है। देश में नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। देश में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या और इलाज में होने वाले खर्च को देखते हुए अनेक कैंसर दवाओं को कस्टम ड्यूटी में से मुक्त कर दिया गया है। सर्वाइकल कैंसर के लिए अब तक लगभग 9 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। मेरी सरकार के प्रयास से दिमागी बुखार से लड़ने में देश को काफी सफलता मिली है। इससे होने वाले मृत्यु दर अब घटकर 6% रह गए। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी के मरीजों की संख्या भी घटी है। मेरी सभी देशवासियों और माननीय सांसदों से आग्रह है कि हम सब मिलकर
टीबी मुक्त भारत के अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी व्यापक सुधार हुआ है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम की सही ट्रैकिंग खनन रखने के लिए यूइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर अब तक लगभग 30 करोड़ वैक्सीन खुराक दर्ज हो चुका है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से 30 करोड़ से अधिक ई टेली कंसल्टेशन से नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। सरकार अगले 5 सालों में देश के मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटों के सृजन के लिए भी काम कर रही है। सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। देश में नई बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइसेस के पार्क भी बनाया जा रहा है। हमने रोजगार के अनेक नए अवसर उपलब्ध हो रहा है। माननीय सदस्यगण, भारत में आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था हमारा लक्ष्य है। मेरी सरकार किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 332 मिलियन टन अनाज उत्पादन हुआ है और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध, दाल और मसालों का उत्पादक है। सरकार ने खरीफ और रबी फसलों के एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी की है। पिछले 10 दशक में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खरीद पर 3 गुना ज्यादा राशि खर्च की गई है। पिछले 6 महीने में फसलों की जलवायु अनुकूल, बायो फोर्टिफाइड और अच्छी उपज देने वाले 109 उन्नत प्रजातियां किसानों को सौंपी गई है। देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के दायरे का विस्तार किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को और बढ़ावा मिलेगा। देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स को स्वीकृति दी गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में ही किसानों को सस्ती दरों में डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष पैकेज की अवधि की बढ़ाया गया है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 11 एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की गई है। माननीय सदस्यगण, कुछ सप्ताह पूर्व ही भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरी हुई है। वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट भारत के लिए मेरी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की लागत से मिशन मौसम प्रारंभ किया है, जिसका लाभ हमारे किसानों को भी मिलेगा। बाबा साहेब आम्बेडकर के विजन पर चलते हुए देश के सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई और पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने 2 ऐतिहासिक रिवर इंटरलिंकिंग परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाया है। 40,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कीन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीणों भाई बहन का लाभ मिलेगा। संशोधित पार्वती कालीमेघी चंबल लिंक परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और पीने के पानी की आवश्यकता की पूर्ति। पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए 12,000 करोड़ रुपया की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई है। माननीय सदस्यगण, हमारे
8 लाख सहकारी संस्थाएं एवं उनके 19 करोड़ हितधारक सदस्य ग्रामीण भारत के करीब 90% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीते वर्षों में शहरी क्षेत्रों में भी सहकारी संस्थाओं का विस्तार हुआ है। सहकारी सेक्टर के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो गए हैं। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें भारत अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। माननीय सदस्यगण, हम जब राष्ट्र के विकास और उपलब्धियों की चर्चा करते हैं तो वास्तव में हम राष्ट्र के नागरिकों की क्षमता एवं उपलब्धियों का ही उल्लेख कर रहे होते हैं। आज देश के विकास में सबका साथ है, इसलिए हम देश के सही सामर्थ्यों का अनुभव कर पा रहे हैं। मेरी सरकार के प्रयासों का सबसे अधिक लाभ देश के दलित, वंचित और आदिवासी समाज को मिल रहा है। आजादी के दशकों बाद भी हमारे जिस जनजातीय एवं आदिवासी समाज की उपेक्षा होती रही, मेरी सरकार ने उसके कल्याण को पहली प्राथमिकता दी है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। देश भर में स्थापित 470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के माध्यम से लगभग 1.25 लाख आदिवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जा रही है। पिछले 10 वर्ष में आदिवासी बहुल इलाकों में 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। विशेष राष्ट्रीय मिशन चलाकर आदिवासी समुदाय की सिकल सेल से जुड़े स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जनजातीय विरासत को सहेजने के लिए भी मेरी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का पर्व पूरे देश में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत की एक महत्वपूर्ण कसौटी देश का संतुलित विकास है। किसी क्षेत्रों में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि वे विकास में पीछे छूट गए हैं। मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों की इन्हीं भावनाओं को समझा, उनके दिल से दूरियों का भाव समाप्त किया। से अधिक शांति समझौते को कर सरकार ने अनेक गुटों को शांति के मार्ग से जोड़ने का काम किया है। पूरा देश नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की संभावनाओं को देख सके, इस दिशा में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया है। पूर्वोत्तर के विकास के साथ साथ सरकार ने देश के पूर्वोदय यानी पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण विकास की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होगी। अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप में विकास की कई परियोजनाएं प्रारंभ कर उन्हें राष्ट्र की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया वातावरण बना है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव अत्यंत शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। जम्मू कश्मीर के लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। माननीय सदस्यगण, राष्ट्र या समाज की सफलता समावेशी एवं सर्वस्पर्शी
तभी होती है जब वो सिद्धांतों से प्रेरित हो। इसलिए मेरी सरकार ने उन मौलिक सिद्धांतों को हमेशा अपने कार्यनीति के केंद्र में रखा, जिनका निर्देश हमारे संविधान ने दिया है। संविधान के आलोक में मेरी सरकार की प्रमुख सैद्धांतिक प्रेरणा है सेवा। मेरी सरकार मानती है कि 140 करोड़ देशवासियों की सेवा ही सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। इस दिशा में सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। समाज के पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों को आसान लोन मुहैया कराने के लिए पीएम सूरज योजना का विस्तार किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक पहुंचाने के लिए 1 करोड़ से अधिक दिव्यांग पहचान पत्र जारी किए गए हैं। स्वच्छता सैनिकों के लिए चलाई जा रही नमस्ते योजना का विस्तार कर अब स्वच्छता का बीड़ा उठाने वाले भाई बहनों को भी इसमें शामिल किया गया है। विकसित भारत की यात्रा में कोई भी छूटने ना पाए, इस ध्येय के अनुरूप मेरी सरकार सैचुरेशन अप्रोच के साथ काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, बीता दशक भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनः जागरण का दशक रहा है। हम अपनी विरासत पर गर्व और विकास के प्रति समर्पण के साथ ऐसा भविष्य गढ़ रहे हैं जहां संस्कृति और प्रगति साथ साथ आगे बढ़े। इस वर्ष हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाए हैं। उन्होंने कहा था कि सच्चा राष्ट्रवाद केवल भारत की भौतिक एकता नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने में है। इसी कड़ी में भगवान महावीर का 2550वें निर्माण महोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया है। देश ने उत्साह से संत मीराबाई की 525वीं जयंती भी मनाई। महाकवि संत तरुवल्लभ की स्मृति में कई देशों में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मेरी सरकार काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजन करके देश की एकता को बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, हमारी पांडुलिपियां यहाँ हमारी धरोहर है। इनमें विशाल ज्ञान समाहित है, जिसका मानव जाति के लाभ के लिए अध्ययन, शोध और उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन और संरक्षण का कार्य मिशन मोड पर प्रारंभ किया जा रहा है। देश की विरासत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारी समृद्ध भाषा संस्कृति है। मुझे खुशी है कि सरकार ने असमी, मराठी, पाली, प्राकृत और बांग्ला भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। भारत की सभी भाषाओं में सरलता से संवाद के लिए एआई की सहायता से भाषिणी प्लेटफॉर्म का देशवासी व्यापक उपयोग कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के प्रयासों से आज विश्व के सांस्कृतिक मंच पर भारत ने ग्लोबल लीडर की पहचान बनाई है। सभी एशियाई बौद्ध देशों को आपस में जोड़ने के लिए मेरी सरकार ने पहली एशियाई बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पिछले वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक का आयोजन भी भारत में हुआ, जिसमें 140 देशों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से पूरा विश्व आज भारत की योग परंपरा को अंगीकार कर रहा है। माननीय सदस्यगण, प्रगति की भव्य
इमारत को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए मजबूत स्तंभों की जरूरत होती है। भारत के विकास के लिए मेरी सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के ऐसे ही 3 मजबूत स्तंभ बनाए हैं। आज ये सब पूरी दुनिया में भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का पर्याय बन गए हैं। सरकार ने संविधान के लागू होने से पहले बने कानूनों की विस्तृत समीक्षा की है। कई कानूनों को निरस्त या संशोधन किया जा रहा है ताकि पूरा तंत्र वर्तमान सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सके। सरकार अब तक 1500 से अधिक पुराने और आवश्यक कानूनों को निरस्त कर चुके हैं। गुलामी के कानूनों को